नमस्कार, मैं नीतीश और आज वर्ल्ड कैंसर डे है। 4 फरवरी है। तो आज हमारे साथ एक सर जुड़े हैं जो स्पेशलिस्ट कैंसर के डॉक्टर हैं और साथ में लगातार 10 सालों से इस क्षेत्र में कार्यरत हैं। तो आज हम लोग जानेंगे कि कैंसर कैसे होता है, क्यों होता है और वो मतलब कैंसर से संबंधित हर एक चीज़ें। तो नमस्कार सर, आपको समाचार 24 तक में। थैंक यू नीतीश। मैं डॉक्टर चंद्रशेखर, कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, HCG अब्दुल रज़ाक अंसारी कैंसर हॉस्पिटल इरबा रांची। मैं सितंबर 2021 से इस हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ। इसके पहले मेरी ट्रेनिंग कैंसर से रिलेटेड पढ़ाई की ट्रेनिंग दिल्ली में हुई है और पिछला 1.5 साल से मैं इधर कार्यरत हूँ। सर लगातार हम लोग कैंसर के बारे में हम लोग इसका वर्ल्ड दिवस भी मना रहे हैं, मतलब इसका दिवस भी मनाते हैं, लेकिन ये चीज़ों का इसका मुख्य कारण सर कैंसर क्या है या क्या होता है? अगर कैंसर की बात करें तो कॉमन मैन के लिए समझने के लिए होता है कैंसर मतलब अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ एनी सेल। हमारे बॉडी में जितने भी टिश्यू होते हैं उसके अंदर सेल्स होते हैं, उनका जो ग्रोथ होता है, डिवीजन होता है, वो रेगुलेटेड होता है नॉर्मल सेल्स का। जब ये डिवीजन अनरेगुलेटेड हो जाता है तो उनका जो डेथ सेल का होना चाहिए वो डेथ नहीं होता, तो वो धीरे धीरे सेल का जो डिवीजन है अनकंट्रोल्ड होता है और वो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ के कारण कैंसर का फॉर्मेशन होता है। इसका टाइप्स कितने हो सकते हैं सर? मोटा मोटा अगर बात करें तो कैंसर दो तरीके के हम लोग डिवाइड करते हैं, सॉलिड ट्यूमर्स और हेमेटोलॉजिकल मैलिग्नेंसीज। अच्छा। सॉलिड ट्यूमर्स जैसे ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर या कोई भी जैसे गांठ बनता है वो कैंसर सॉलिड कैंसर में आता है। हेमेटोलॉजिकल मैलिग्नेंसी जिसको हम लोग ब्लड कैंसर, आम आदमी के लिए ब्लड कैंसर जितने होते हैं, लिक्विड कैंसर, उसको हम लोग लिक्विड कैंसर बोलते हैं। अच्छा सर, एक प्रश्न और है हमारा कि कैंसर कितना कॉमन है, उसका क्या मतलब परफॉर्मेंस कितना भी है? ओके। कैंसर का अगर डेटा का बात करें तो पूरी दुनिया में लगभग 20 मिलियन कैंसर के मरीज, मतलब 2 करोड़ कैंसर के मरीज हर साल पूरी दुनिया में डायग्नोज होते हैं, नए मरीज। और लगभग 1 करोड़ लोगों की डेथ हर साल कैंसर के कारण पूरी दुनिया में होता है। इंडिया, भारत की बात करें तो भारत में लगभग 14 से 15 लाख कैंसर के मरीज हर साल नए मरीज डायग्नोज होते हैं और लगभग 7 से 8 लाख लोगों की मृत्यु कैंसर के कारण हर साल भारत में होता है। झारखंड का अगर डेटा का बात करें तो बहुत ऑफिशियल डेटा तो नहीं है, लेकिन 35 से 40 हज़ार लोग हर साल लगभग नए कैंसर के मरीज झारखंड में डायग्नोज होते हैं। सबसे कॉमन टाइप ऑफ कैंसर्स में जो हम लोग क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखते हैं झारखंड में, मुंह का कैंसर सबसे कॉमन कैंसर है। मेल फीमेल दोनों का अगर मिला के बात करें तो फीमेल्स में सबसे कॉमन कैंसर ब्रेस्ट कैंसर होता है। सर्वाइकल कैंसर इंडिया में, झारखंड में काफ़ी कॉमन है फीमेल्स में। मेल्स में मुंह का कैंसर, मुंह और गले का कैंसर के अलावा फेफड़े का कैंसर, आंत का कैंसर, प्रोस्टेट का कैंसर, ये सब कॉमन कैंसर्स है। जी ठीक है सर। कैंसर होने के मुख्य कारण क्या हो सकते हैं? कैंसर के रिस्क फैक्टर्स जो होते हैं दो तरीके से आप डिवाइड कर सकते हो, मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स और नॉन मॉडिफाइबल। मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स की बात करें तो सबसे प्रमुख कारण स्मोकिंग है। टोबैको इनफैक्ट कह सकते हैं आप। टोबैको चाहे जो भी फॉर्म में है, स्मोक फॉर्म में है या स्मोकलेस फॉर्म में है। स्मोक फॉर्म में जैसे सिगरेट, बीड़ी, हुक्का। स्मोकलेस फॉर्म में जैसे च्यूएबल फॉर्म में जो भी टोबैको कंज्यूम करता है, खैनी, गुटखा, जार्दा। सबसे प्रमुख कारण ये है कैंसर का। ऐसा देखा गया स्टडीज़ में कि जो मुंह का कैंसर, गले का कैंसर हमारे इस बिहार झारखंड में बहुत कॉमन है। उसका रीज़न ये होता है कि लोग यहाँ तंबाकू को च्यूएबल फॉर्म में यूज़ करते हैं, जैसे खैनी, जर्दा, गुटखा। तो ये प्रमुख कारण है मुंह के कैंसर होने का। फेफड़े का कैंसर की अगर बात करें तो सबसे प्रमुख कारण स्मोकिंग है, स्मोक फॉर्म में टोबैको जैसे सिगरेट, बीड़ी, हुक्का। उसके अलावा बहुत बहुत सारे कारण होते हैं, कुछ हार्मोनल फैक्टर्स होते हैं कैंसर के, खास करके ब्रेस्ट कैंसर की अगर बात करें महिलाओं में तो हार्मोनल फैक्टर्स होते हैं जिनका मेंस्ट्रुअल साइकिल 12 साल से पहले होता है या मेंस्ट्रुअल साइकिल 50 साल के बाद तक परसिस्ट करता है। ऐसे फीमेल्स में ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जिनमें कभी प्रेगनेंसी नहीं हुई, नल्ली पैरस वोमेन हम लोग मेडिकल टर्म्स में बोलते हैं, ऐसे इंडिविजुअल में ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा कुछ कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं जैसे जेनेटिक हो गया,
उनको आप ऑब्वियसली मॉडिफाई नहीं कर सकते। नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर इसको बोलते हैं, जो आपने जीन इनहेरिट किया अपने पेरेंट्स से, उसके कारण जो कैंसर्स होते हैं उसको जेनेटिक कॉजेज बोलते हैं। इसके अलावा और भी कई तरह के कारण होते हैं कैंसर के। कुछ इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन होता है, कोई ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर होता है, यही सब प्रमुख कारण है। सर कैंसर की जो लक्षण जो होती है वो कैसे पता करें कि कैसे पता चल जाए? यस, सो ये सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है, कब लोगों को डाउट करना चाहिए कि उसको कैंसर हो सकता है। हाँ सो आपको अगर कहीं भी बॉडी में कोई भी तरह का गांठ महसूस हो रहा है, जैसे गर्दन के आसपास कोई गांठ महसूस हो रहा है, फीमेल्स में खास करके ब्रेस्ट में अगर कोई गांठ महसूस हो रहा है, या कहीं भी बॉडी में कहीं भी कोई भी तरह का लंप है, लंप मतलब गांठ, तो आपको डॉक्टर से इवेलुएट कराना चाहिए। आपके यूरिन में ब्लड आ रहा है, पेशाब में ब्लड है, या फिर लैट्रिन के रास्ते ब्लड आ रहा है, ये कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। कभी कभी अपने आप ब्लड आना, जैसे नाक से ब्लड आना, ब्रश करते समय मसूड़ों से ब्लड आना, ये सब कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। किसी का वजन कम हो रहा है, अच्छा, अनइंटेंशनल वेट लॉस बोलते हैं, सिग्निफिकेंट, अगर ऐसे वजन कम हो रहा है, भूख कम लग रहा है, या आप चलते हैं तो थकावट महसूस होता है, सांस फूलता है, ऐसा खांसी जो लंबे समय से ठीक नहीं हो रहा है, आपको खाना खाने में दिक्कत हो रहा है, निगलने में दिक्कत हो रहा है, तो ये सब कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। लगातार उल्टी हो रहा है, किसी को सर में दर्द हो रहा है, देखने में दिक्कत हो रहा है, तो ये सब कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। सर एक क्वेश्चन और था, यदि परिवार में किसी एक को कैंसर है तो क्या दूसरे को भी होना निश्चित है? नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। बिल्कुल भी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि किसी को फैमिली में कैंसर है तो उसके ये रेस्ट ऑफ द फैमिली मेम्बर्स में रन करेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, कुछ एक कैंसर्स हैं जो जेनेटिक रिस्क फैक्टर जिसमें ज़्यादा होते हैं, जैसे ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, ये सब जो कैंसर्स होते हैं इनमें जेनेटिक रिस्क फैक्टर्स हैं, मतलब कुछ एक पर्टिकुलर जीन में खराबी रहता है जिसके कारण ये कैंसर फैमिलीज में रन करता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसी को फैमिली में कैंसर है तो उसका रेस्ट ऑफ द फैमिली मेम्बर्स में कैंसर हो ही जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे किसी फीमेल को अगर ब्रेस्ट कैंसर है, ओवेरियन कैंसर है, तो मान लो किसी का मदर को ब्रेस्ट कैंसर था, हाँ। किसी का मदर को ओवेरियन कैंसर था, तो ऐसे इंडिविजुअल में चांसेस होते हैं। अच्छा। कुछ एक पर्टिकुलर जीन में अगर खराबी है तो उनमें चांसेस कैंसर डेवलप करने के रेस्ट मतलब बाकी लोगों से ज़्यादा होते हैं। यदि माँ को हो तो बच्चे को होने की चांसेस होती है सर? ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर, अगर किसी के फादर को प्रोस्टेट कैंसर का हिस्ट्री है तो ये जेनेटिक हो सकता है, बहुत कम केसेस में होता है लेकिन फिर भी हो सकता है, तो ऐसे में इवेलुएट कराना चाहिए। यदि कैंसर के यदि लक्षण पता चल जाए तो पेशेंट को जल्दी से जल्दी क्या करना चाहिए? बिल्कुल, तो जैसा ये बिल्कुल सही सवाल है, बिल्कुल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैंसर जितनी जल्दी हम लोग डायग्नोज करेंगे और जितनी जल्दी इलाज करेंगे उतना ज़्यादा चांसेस रहेगा उसका ठीक होने का, और उतना आसानी से वो कैंसर को हम लोग ठीक कर सकते हैं, उसमें खर्चा भी बहुत कम होता है। अच्छा। जितना अर्ली आप डॉक्टर के पास जाएंगे, कैंसर स्पेशलिस्ट के पास, उतना जल्दी आपको इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट मिलेगा, ट्रीटमेंट के साइड इफ़ेक्ट उतने कम होंगे, चांसेस ऑफ क्योर बहुत ज़्यादा रहता है अर्ली स्टेज के ट्यूमर को क्योर करने का, और लॉन्ग टर्म सर्वाइवल मतलब लंबे दिनों तक सर्वाइवल का चांसेस जितना अर्ली ट्यूमर को हम लोग ट्रीट करते हैं उतना ज़्यादा होता है, और फाइनेंशियल बर्डन भी अर्ली स्टेज के ट्यूमर को ट्रीट करने में काफ़ी कम होता है। अच्छा सर, यदि कोई पेशेंट यदि उसको पता चल जाए कि हमको ये कैंसर है, और यदि वो घरेलू उपाय या फिर जिससे टोटका जिससे चीज़ें जो गांव में अपनाते हैं लोग, तो क्या वो सही है गलत है, या तो डॉक्टर से ही मिलना चाहिए? मैं इस चीज़ का एक्सपर्ट तो नहीं हूँ। अदर अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स के जैसे आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक भी बहुत लोग ट्राई करते हैं। मैं इस चीज़ का एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, पर साइंटिफिकली अगर डेटा का बात करें तो इसका कोई स्ट्रॉन्ग डेटा नहीं है, साइंटिफिक बैकग्राउंड नहीं है बहुत ज़्यादा, तो जिस चीज़ का मैं एक्सपर्ट हूँ उसके बारे में बात कर सकता हूँ। अच्छा, यदि क्या कैंसर की बीमारी कम्प्लीटली ठीक हो सकती है पूरी तरह से? बिल्कुल, हम पर्सनली अगर बात करें तो मैंने इधर 1.5 साल में काफ़ी पेशेंट्स को क्योर किया है, मतलब पूरी तरीके से कैंसर को ठीक किया है। अगर ठीक होने वाले कैंसर्स के एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँ तो अर्ली ब्रेस्ट कैंसर जितने होते हैं, ब्रेस्ट कैंसर जो शुरुआती स्टेज के होते हैं वो बिल्कुल क्योरेबल होते हैं।
लिम्फोमाज बिल्कुल क्योरेबल होते हैं, कुछ एक ब्लड कैंसर हैं ALL बिल्कुल क्योरेबल होते हैं। तो ऐसा कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे कैंसर हैं जो क्योरेबल हैं, और इनफैक्ट अर्ली स्टेज के कैंसर तो होते ही हैं क्योरेबल, कुछ एडवांस स्टेजेस के भी कैंसर बिल्कुल क्योरेबल होते हैं। अच्छा सर, कैंसर के कितने स्टेज होते हैं? क्योंकि लोगों को जैसे पता चलता है कि शुरू में फर्स्ट स्टेज में लोग तुरंत एक्शन नहीं लेते, तो किस स्टेज में क्या प्रभावित पड़ सकती है? यस, सो कैंसर के अलग अलग टाइप्स के हिसाब से अलग अलग स्टेज होते हैं, पर आम आदमी के समझने के लिए सॉलिड ट्यूमर्स मतलब ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर, अच्छा। ये पेट का कैंसर, ये सब के कॉमनली 4 स्टेजेस होते हैं। पहले, दूसरे, तीसरे स्टेज को हम लोग बिल्कुल पूरी तरीके से ठीक कर सकते हैं। चौथे स्टेज मतलब जिनका बीमारी फैल गया है कहीं से, सपोज फेफड़े का कैंसर है, वो फेफड़े से निकल के बाहर लीवर में फैल गया, हड्डी में फैल गया, ब्रेन में फैल गया, तो इसको चौथा स्टेज बोलते हैं। तो इसमें बहुत सारे कैंसर में तो क्योर पॉसिबल नहीं है चौथे स्टेज के कैंसर में, लेकिन काफ़ी अच्छी मेडिकेशन से हम लोग काफ़ी लंबे दिनों तक क्वालिटी ऑफ लाइफ और अच्छा कंट्रोल करते हैं डिजीज़ को। अच्छा सर, क्या हर कैंसर का इलाज सर्जरी ही है नहीं, या बिल्कुल फिर? नहीं है। जैसे आप एग्जांपल देंगे तो ब्लड कैंसर का इलाज में सर्जरी का कोई भी रोल नहीं है। अच्छा। हाँ, लेकिन सॉलिड ट्यूमर्स, कुछ सॉलिड ट्यूमर में सर्जरी का डेफिनेट रोल है, और सर्जरी क्योरेबल ट्रीटमेंट होता है बहुत सारे कैंसर्स में, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सारे कैंसर का इलाज सर्जरी ही है। ब्लड कैंसर्स का में सर्जरी नहीं करते हम लोग, लिम्फोमा में सर्जरी नहीं करते हम लोग। अच्छा, अरे जैसे कैंसर सर्जरी, यदि कैंसर की सर्जरी होती है तो डॉक्टरों से कितने दिनों तक पेशेंट को लगाव या तो फिर आना जाना करना चाहिए लगातार? यस, सो कैंसर का ट्रीटमेंट के बाद फॉलो अप, हम लोग मेडिकल टर्म्स में बोलते हैं, फॉलो अप बहुत ज़रूरी है। यूजुअली हम लोग पहले 2 साल तक तो काफ़ी इंटेंसिव फॉलो अप में रखते हैं पेशेंट्स को, क्योंकि पहले 2 साल में ही बीमारी के वापस आने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं। रिकरेंस के चांसेस पहले 2-3 साल में सबसे ज़्यादा होते हैं, पर यूजुअली हम लोग 5 ईयर्स तक फॉलो अप में रखते हैं, डिपेंडिंग ऑन टाइप्स। बहुत सारे कैंसर ऐसे होते हैं जिनको हम लोग लाइफ टाइम फॉलो अप में रखते हैं, बहुत सारे कैंसर्स ऐसे होते हैं जिसमें हम लोग 2-3 साल के बाद उतना इंटेंसिव फॉलो अप नहीं करते हैं, पर यूजुअली 5 साल तक तो फॉलो अप करते हैं मोस्ट ऑफ द कैंसर्स में। अच्छा सर, लोग कैंसर के नाम सुन के लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा ज़्यादा टेंशन लेने लगते हैं कि अब मेरे साथ क्या होगा, तो उस चीज़ में आप क्या बोलना चाहते हैं पेशेंट को? यस, सो कैंसर एक डिजीज़ तो है, डेडली डिजीज़ है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जैसे ही मरीज़ को पता चलता है कि उसे कैंसर है, तो फिजिकल तो प्रॉब्लम रहता ही है, साथ में मेंटल प्रॉब्लम होता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम होता है, तो इसको डील करना काफ़ी चैलेंजिंग होता है हमारे कॉमन क्लिनिकल प्रैक्टिस में। हम लोग कई तरह के खुद हम लोग काउंसलिंग करते हैं पेशेंट्स की, कि आजकल कैंसर मतलब एंड ऑफ लाइफ नहीं है, कैंसर का बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट अभी के टाइम अवेलेबल है। बहुत सारे पेशेंट क्वालिटी लाइफ जीते हैं, इवन एडवांस स्टेजेस के ट्यूमर के साथ भी। अच्छा। अर्ली स्टेज के कैंसर्स तो बिल्कुल क्योरेबल होते हैं, एडवांस स्टेजेस के साथ भी लोग बहुत लंबा टाइम आजकल निकाल पाते हैं। बहुत सारे कैंसर्स तो आजकल ऐसे हो गए जैसे डायबिटीज़, BP, ये सब का दवाई खाते रहते हैं लोग। वैसे आजकल कैंसर में भी बहुत सारी ओरल टैबलेट्स आती है, खाने वाली गोलियां आती है जो लोगों की चलती रहती है। तो इसमें हम लोग काउंसलिंग करते हैं पेशेंट्स का, काउंसलर का हेल्प लेते हैं। साइकोलॉजिकल काउंसलिंग बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कैंसर का ट्रीटमेंट लंबा चलता है और इससे मेंटल ट्रॉमा होता है पेशेंट को, फाइनेंशियल बर्डन काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो ये सब को ध्यान में रखते हुए हम लोग को ट्रीटमेंट करना पड़ता है। अच्छा सर, एक लास्ट, क्लोज द केयर गैप, इसके बारे में थोड़ा बता देते हैं? यस, सो इस साल वर्ल्ड कैंसर डे का थीम है क्लोज द केयर। इसका बेसिक पर्पस ये है कि अभी आपको मैं एक एग्जांपल से समझाऊंगा। जैसे झारखंड में कोई गांव में आदमी रहता है, उसको कैंसर होता है, तो उसको पता नहीं है, एक तो पहले अवेयरनेस नहीं है कि कैंसर हो सकता है। बहुत लोग एकदम एडवांस स्टेजेस में आते हैं जब उनका बीमारी बहुत डिफ़िकल्ट होता है ट्रीट करने के लिए, वैसे स्टेजेस में आते हैं हमारे पास बहुत सारे मरीज़, क्योंकि उनको अवेयरनेस नहीं है कि ये बीमारी कैंसर भी हो सकता है। अगर उनको लगता भी है कैंसर है तो उनको लगता है कैंसर हो गया अब तो लाइफ ख़त्म है, वैसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है, कैंसर का इलाज पॉसिबल है। तीसरा चीज़ होता है कि अगर वो उनको इलाज कराना भी है तो उनके आसपास फैसिलिटी नहीं है। जैसे आप एग्जांपल देंगे झारखंड के रूरल एरिया में तो फैसिलिटी नहीं है, कैंसर हॉस्पिटल के नंबर्स बहुत कम है झारखंड में अभी भी, इनफैक्ट इंडिया की बात करें तो काफ़ी कम है। तो क्लोज द केयर गैप का मतलब है कि पेशेंट जो भी डायग्नोज हो रहा है वो कैसे इजीली हेल्थ केयर फैसिलिटी तक पहुँचे, हमारे तक पहुँचे।
तो इस गैप को, ये जो गैप है हमारा, उसको कम करने का कोशिश करना चाहिए। इसके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम गवर्नमेंट की तरफ से चलते हैं, हम लोग भी अपने लेवल पे अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते हैं ताकि लोग अवेयर रहें कैंसर के बारे में। और कई तरह के इंस्टीट्यूशंस हैं जो पेशेंट्स को गाइड करते हैं, इंडिविजुअल को गाइड करते हैं कैंसर के स्क्रीनिंग के लिए, हेल्दी लाइफस्टाइल कैसे अपनाना है, अच्छा। क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हैं कैंसर के, तंबाकू और अदर चीज़ें, इन सब के चीज़ों के बारे में जानकारी देना चाहिए। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे मिलकर काफ़ी अच्छा लगा। और आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं और क्या आपका स्थिति क्या है, तो आप जल्दी से जल्दी डॉक्टर से मिलें। और सर यहीं रांची में रहते हैं और इनका मैं कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दूंगा। और काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस भी रहा है, बहुत अच्छा इलाज भी करते हैं। तो आप लोग आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मैसेज को पहुंचाएं। और ज़्यादा ये मतलब टेंशन की बातें नहीं है, बिल्कुल। मतलब निश्चित तौर पे अच्छा हो जाएंगे। बाकी आप प्रयास हमारा कैसा लगा ज़रूर बताएं। धन्यवाद।